His Deadly Obsession, एपिसोड 11। अब तक अधिया की बात सुनकर अमाया भी उसकी बात मान जाती है, तो अधिया भी जल्दी से अपना सामान लेकर अमाया के कमरे से बाहर चली जाती है। फिर अमाया और ईशान दोनों अपना वक्त करने लगते हैं। अधिया अपने कमरे में आकर चैन की सांस लेती है। फिर बुक्स को स्टडी टेबल रखकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो सामने देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है डर की वजह से। अब आगे सामने बेड पर रेयांश बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथों में इस वक्त अध्याय की बुक थी जिसे वो देख रहा था। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर रेयांश बुक को क्लोज कर देता है। फिर अपनी पैनी नजरों से सामने अध्याय को घूरने लगता है जो डर की वजह से वापस से बाथरूम में घुस रही थी। अध्याय को वापस बाथरूम में जाता देखकर रेयांश की भौहें सिकुड़ जाती है। वो अपने कोल्ड वॉइस में अध्याय से बोलता है, लिटिल रैबिट स्टॉप। रेयांश की कोल्ड वॉइस सुनकर अध्याय अपनी जगह पे ही रुक जाती है और अपने सर को नीचे करके खड़ी रहती है। रेयांश एकटक अध्याय के छोटे से चेहरे को अपनी पैनी नजरों से देखने लगता है। वही अध्याय की हालत खराब हो रही थी रेयांश को अपने सामने देखकर ही। डर की वजह से अध्याय अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए ड्रेस को टाइटली पकड़ लेती है और अपने होठों को चबाने लगती है जो उसकी बचपन की ही आदत रही है। रेयांश अध्याय के हर एक एक्शन को नोटिस कर रहा था। अध्याय के अंदर खुद के लिए इतना डर देखकर रेयांश के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। रेयांश बुक को साइड में रखकर अपनी जगह से खड़ा होता है और अध्याय की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगता है। जैसे रेयांश अध्याय के पास आता है वैसे वैसे ही अध्याय के हार्ट बीट भी फास्ट होने लगती है। रेयांश अध्याय के बिल्कुल पास आ जाता है। रेयांश के पास आते ही अध्याय डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश अध्याय के पास आकर उसके झुके हुए सर को देखता है, फिर अपने हाथों से अध्याय के छीन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है। अध्याय की आंखें अभी भी बंद थी। रेयांश अध्याय के डरे सहमे छोटे से चेहरे को देखने लगता है। अध्याय के चेहरे को देखते हुए ही रेयांश अपने मन में सोचता है, आखिर क्या है तुम में जो मुझे बचपन से ही तुम्हारी ओर खींचता है। ये जानते हुए कि मेरा प्यार अमाया है तो फिर क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो क्यों मुझे तुम्हारे पास आते ही सुकून मिलता है। इसी तरह तरह के सवाल रेयांश के मन में आ रहे थे, जिनका जवाब उसके पास खुद ही नहीं था। रेयांश खोए हुए ही अध्याय के गालों को प्यार से सहलाने लगता है जिसकी खबर खुद उसे भी नहीं था। अचानक ही रेयांश को कुछ याद आता है जिससे वो अपने सेंस में वापस आता है और अध्याय को धक्का देकर खुद से दूर करता है। अध्याय जो खुद ही दुबली पतली थी, अचानक ही रेयांश के ऐसे धक्का देने की वजह से वो सीधे दीवार से टकराती है, जिससे अध्याय के सर पे भी चोट लग जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अध्याय को दर्द बहुत होता है, उसे जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन रेयांश के सामने वो अपने दर्द और आंसुओं को कंट्रोल करने कोशिश करती है ताकि रेयांश गुस्सा होकर उसे कोई और पनिशमेंट ना दे दे। अध्याय के आंखों में आंसू थे, वो अपनी डरी सहमी नजरों से रेयांश की तरफ देखती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। रेयांश को भी रियलाइज होता है कि उसने अध्याय को कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का दे दिया है।
लेकिन रेयांश तो रेयांश है, कहा वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाला है। वो अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ही अध्या को देखता है, फिर अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, अपना ये नाटक बंद करो और अमाया के कमरे में जाकर उसकी स्टडी में हेल्प करो। इतना बोलकर रेयांश अध्या के रूम से बाहर चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अध्या वही फर्श पर बैठकर अंदर ही अंदर रोने लगती है, क्योंकि सच में उसे अपने सर पे बहुत दर्द हो रहा था। अध्या को रेयांश की बात याद आती है कि उसे अमाया के पास उसकी स्टडी में हेल्प करवाने जाना है। वो खुद को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर बाथरूम में चली जाती है। वॉश बेसन के सामने खड़ी होकर अपने फेस को क्लीन करती है, जिनमें आंसुओं के निशान थे। फेस वॉश करने के बाद अध्या अपने फेस को टॉवल से पोंछने लगती है, तभी उसकी नज़र मिरर पे जाती है। वो अपने सर के पास टच करके मिरर में देखती है। वहां पे कट के निशान थे, जिसे देखकर अध्या घबरा जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे चोट लगी, बल्कि इसलिए कि वो घर में सबको क्या जवाब देगी इस चोट के बारे में। वो जल्दी से बाहर जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर फाउंडेशन निकलती है और निशान की जगह पे लगा देती है ताकि किसी को पता न चले। फिर अपने बुक्स को बेड से उठाकर अमाया के कमरे में चली जाती है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए। डियर व्यूअर, स्टोरी को बंद करना पड़ेगा अगर आप सब अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे तो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये नॉवेल बंद न हो और रेगुलर एपिसोड अपलोड हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर ले। ये कोई धमकी नहीं है, बस मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। आई होप आप नाराज नहीं होगे और मेरे एफर्ट्स को समझेंगे। His Deadly Obsession, एपिसोड 12। अब तक रेयांश के जाने के बाद अध्या वही फर्श पर बैठकर अंदर ही अंदर रोने लगती है, क्योंकि सच में उसे अपने सर पे बहुत दर्द हो रहा था। अध्या को रेयांश की बात याद आती है कि उसे अमाया के पास उसकी स्टडी में हेल्प करवाने जाना है। वो खुद को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर बाथरूम में चली जाती है। वॉश बेसन के सामने खड़ी होकर अपने फेस को क्लीन करती है, जिनमें आंसुओं के निशान थे। फेस वॉश करने के बाद अध्या अपने फेस को टॉवल से पोंछने लगती है, तभी उसकी नज़र मिरर पे जाती है। वो अपने सर के पास टच करके मिरर में देखती है। वहां पे कट के निशान थे, जिसे देखकर अध्या घबरा जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे चोट लगी, बल्कि इसलिए कि वो घर में सबको क्या जवाब देगी इस चोट के बारे में। वो जल्दी से बाहर जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर फाउंडेशन निकलती है और निशान की जगह पे लगा देती है ताकि किसी को पता न चले। फिर अपने बुक्स को बेड से उठाकर अमाया के कमरे में चली जाती है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए। अब आगे रेयांश अध्या के कमरे से बाहर निकलकर सीधे खुराना मेंशन के बाहर चला जाता है। बाहर आकर अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। ड्राइव करते हुए उसे बार बार अध्या का रोता हुआ फेस याद आ रहा था, जिसे याद कर रेयांश को एक अजीब सा बेचैनी अपने दिल में महसूस होने लगता है। रेयांश कार को फास्ट ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी कार एक पहाड़ी के पास रुकती है। रेयांश कार से बाहर निकलकर अपने टाई को लूज करते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वॉक से खुद से ही चिल्ला कर बोलता है, क्यों क्यों आखिर क्यों? तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मुझे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रहा है।
तुम सिर्फ मेरी एक ऑब्सेशन हो जो बहुत जल्द में खत्म कर दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। मेरे दिल में हमेशा अमाया ही रहेगी, तुम कभी भी मेरे दिल में नहीं आ सकती हो, समझी। ये सब बोलते हुए रेयांश खुद दिलासा देता है। काफी देर तक रेयांश वहां रहकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ा शांत हो जाता है तो वापस से अपने कार में बैठता है, फिर खुद से ही बोलता है, आई विल नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस। इतना बोलकर रेयांश कार स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। रेयांश अब ज्यादा वक्त अपने स्टडी और ऑफिस के कामों में बीतने लगता है। साथ ही अमाया को भी वक्त देता था। काम से फ्री होने के बाद वो अमाया को बाहर घुमाने या फिर शॉपिंग पे ले जाता था, जहाँ भी अमाया बोलती थी। 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में रेयांश अध्या से दूर ही रह रहा था। 2 दिन बाद आज हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। पब्लिक को आज कुछ घंटों के लिए बाहर निकलना माना था। और इन सब रीजन था केडी। केडी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। हर तरह के इल्लीगल कामों में केडी का हाथ होता है। इसकी वजह से बहुत से लोग अनाथ और बेघर हो गए थे। बहुत मुश्किलों के बाद अब वो पुलिस के हाथ आया था। आज केडी को कोर्ट में जाया जा रहा था। केडी के आदमी शांत तो नहीं बैठने वाले थे। वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे केडी को अपने साथ ले जाने के लिए। इन सब में पब्लिक को कोई हार्म न हो, इसलिए कुछ देर के लिए सभी को अपने घर में ही रहने का ऑर्डर दिया गया था। रोड में भी चारों तरफ से पुलिस कर्फ्यू लगा हुआ था। वही जेल में एक आदमी जो करीब 49/50 साल से आसपास का होगा, उसे एक डार्क रूम में रखा गया था जो स्पेशली बड़े क्रिमिनल्स के लिए बनवाया गया था। ये रूम चारों तरफ से पैक था, जिसमें छोटी सी खिड़की भी नहीं थी। रोशनी के नाम पे येलो लाइट जल रही थी। उस रूम के अंदर सामान के नाम पर सिर्फ एक मटका, ग्लास और एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा बेड, जिसका लेंथ और विड्थ दोनों ही कम थे। वही उस बेड पर एक आदमी लेटा हुआ सीटी बजाते हुए छत के दीवार को ही घूरे जा रहा था। उस आदमी के फेस में एक बड़ा सा कट का निशान था और गर्दन के पास एक अजगर का टैटू बना हुआ था। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये आदमी कोई और नहीं केडी था, जो इस वक्त बेफिक्र था। कुछ देर बाद उस रूम का गेट खुलता है और कांस्टेबल केडी के हाथों में हथकड़ी अच्छे से लगाता है। फिर पुलिस वाले केडी को अपने साथ पुलिस वैन में लेकर जाने लगते हैं। पुलिस भी काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ केडी को अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि वो भाग न सके। सड़कों में बस पुलिस वैन ही दौड़ रही थी। अब तक सभी चीजें स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक ही ब्लास्ट होता है, जिसे सुनकर केडी के फेस में डेविल स्माइल आ जाता है और वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। पुलिस बाहर निकलती है चेक करने के लिए, तभी फेस कवर किए हुए बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद केडी एक कार के बैक सीट में बड़े आराम से बैठा हुआ था। उसके फेस में जंग जीतने वाली स्माइल थी। वो घमंड से बोलता है, केडी को कैद करके रखना बच्चों का खेल नहीं है। 2 दिन भी नहीं हुआ और मैं आजाद हो गया। उन्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, केडी को पकड़ कर रख पाना नामुमकिन है। इतना बोलकर केडी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक ही उसकी हंसी रुक जाती है और वो अपने गर्दन में हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है।
वो तुरंत अपने पास रखी गन उठने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके गर्दन पर एक और इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे केडी के हाथों से गन नीचे गिर जाता है और वो वही बेहोश हो जाता है। किसको देखा केडी ने? कौन है वो शख्स जिसने इंजेक्शन लगाया केडी को? गाइस, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। ओके, तो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप सब बस इमेजिन कीजिए। रियलिटी से किसी भी चीज को जोड़ने की जरूरत नहीं है। कोष्टक लाइक, कमेंट्स, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। और अध्या किसी को कुछ क्यों नहीं बताती है, वो आपको बाद में फ्लैशबैक में पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट न्यू एपिसोड, हिज डेडली ऑब्सेशन, एपिसोड 13। अब तक। कुछ देर बाद केडी एक कार के बैक सीट में बड़े आराम से बैठा हुआ था। उसके फेस में जंग जीतने वाली स्माइल थी। वो घमंड से बोलता है, केडी को कैद करके रखना बच्चों का खेल नहीं है। 2 दिन भी नहीं हुआ और मैं आज़ाद हो गया। उन्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। केडी को पकड़ कर रख पाना नामुमकिन है। इतना बोलकर केडी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक ही उसकी हंसी रुक जाती है और वो अपने गर्दन में हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है। वो तुरंत अपने पास रखी गन उठने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके गर्दन पर एक और इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे केडी के हाथों से गन नीचे गिर जाता है और वो वही बेहोश हो जाता है। अब आगे। इधर खुराना मेंशन में अध्या अपने कमरे में बैठी हुई स्कूल वर्क कंप्लीट कर रही थी। तभी उसके कमरे में अमाया अंदर आते हुए बोलती है, अध्या क्या कर रही है? अमाया की बात सुनकर अध्या लिखते हुए ही बोलती है, कल चेकिंग है ना, इसलिए होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, ये ले तेरी अमानत। इतना बोलकर अमाया एक छोटा सा बॉक्स अध्या की तरफ पास करती है। अमाया की बात सुनकर अध्या लिखना बंद कर देती है, फिर अपने सर को उठाकर अमाया वो बॉक्स को देखती है। फिर कंफ्यूज होकर बोलती है, मेरी अमानत मतलब? अध्या की बात सुनकर अमाया उसके पास बैठते हुए उस छोटे से बॉक्स को ओपन करती है। फिर उसमें रखे पेंडेंट को निकालते हुए बोलती है, मतलब कि ये? अध्या उस पेंडेंट को देखकर पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती है। वो उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर बोलती है, लेकिन एमी, तुझे तो ये पेंडेंट पसंद थी ना, तो फिर मुझे वापस क्यों कर रही है? अध्या की बात पर अमाया बोलती है, यार, पसंद तो अभी भी बहुत है, बट शायद ये पेंडेंट मुझे पसंद ही नहीं करती है। तभी तो जब भी पहनती हूँ गले में रेशेश होने लगता है। वैसे ही कबोर्ड में ये ऐसे ही रखा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे वापस कर दूँ तेरी अमानत। इतना बोलकर अमाया वो पेंडेंट अध्या को देती है। अध्या उस पेंडेंट को हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखने लगती है। तभी उसके सामने धुंधली धुंधली सी तस्वीरें आने लगती है, जिनमें एक लेडी रोती हुई छोटी बच्ची को प्यार से चुप करवा रही थी। बच्ची उस लेडी के प्यार से चुप हो जाती है और टुकुर टुकुर लेडी को देखने लगती है। तो फिर वो लेडी अपने गले से एक पेंडेंट निकालकर उस छोटी बच्ची को पहनते हुए बोलती है, कायू बेबी, आप इसे कभी अपने से अलग मत कीजिएगा, ओके? मैं कल वापस आऊंगी आपको लेने। अध्या यार, कहाँ खो गई तू दिन में ही? अध्या को खोया हुआ देखकर अमाया उसे आवाज लगाते हुए बोलती है। अमाया की आवाज सुनकर अध्या अपने होश में आती है, फिर अमाया की तरफ देखती है जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर अध्या मायूस होकर बोलती है, कहीं नहीं एमी,
मुझे फिर से धुंधली धुंधली सी तस्वीरें नजर आई। डे से पहले आती थी, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं था। इतना बोलकर अध्या अपना सर पकड़ लेती है। अध्या की बात सुनकर अमाया थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर अध्या को ध्यान से देखते हुए उससे सीरियसली पूछती है, अध्या सच सच बता, तूने आज अपनी दवाई खाई है? इतना बोलकर अमाया अध्या को घूरने लगती है। तो अध्या थोड़ी गिल्टी होकर बोलती है, वो ध्यान ही नहीं रहा, मैं भूल गई थी आज दवाई खाना। अध्या की बात सुनकर अमाया थोड़े गुस्से से बोलती है, यार अध्या तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है ना, तू जब दवाई नहीं खाती है तो तेरे साथ ऐसा ही होता है। कितनी मुश्किल के बाद अब जाकर तेरी बीमारी कम हुई है और तू फिर से दवाई स्किप करने लगी। बड़ी मम्मा को बताऊं? अमाया की बात सुनकर अध्या जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं यार, मम्मा को मत बता, वो खामखा परेशान हो जाएगी, मैं अभी दवाई खा लेती हूँ। इतना बोलकर वो ड्रॉवर में से दवाई निकलती है और चुपचाप खा लेती है। फिर होमवर्क करते हुए ही अध्या से बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद अमाया अध्या के कमरे से बाहर चली जाती है। अध्या का भी स्कूल वर्क कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो बुक्स वगैरह सभी चीजों को अपने स्कूल के बैग में रखती है। तभी उसकी नज़र पेंडेंट पर पड़ती है। कुछ सोचकर वो उस पेंडेंट को कबोर्ड में रख देती है। फिर बैग को सही करके बेडरूम से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी वैन रेयांश के द डार्क मैंशन के बाहर रुकती है। ये वही मैंशन है जो जंगल के बीच में है, जहां पर पहले तीनों टिपोरियों को रेयांश ने टॉर्चर किया था। उस वैन में से एक शख्स निकलता है और सीधे मैंशन के अंदर चला जाता है। फिर दो और लोग उस वैन से बाहर निकलते हैं और एक बेहोश पड़े आदमी को अपने साथ उठाकर अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लोग उस बेहोश पड़े आदमी को एक बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाते हैं और उस बेहोश पड़े आदमी को वही चेयर पे बिठाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर ऊपर एक कमरे में आकर वो दोनों अपने फेस में लगे ब्लैक कपड़े को हटा देते हैं, तो उनका हैंडसम सा फेस बाहर आ जाता है। वो दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सामने खड़े लड़के को देखते हैं जो इस वक्त उनकी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए हिज डेडली ऑब्सेशन का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दे। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा।